थर्मोडायनेमिक्स में आपको एक बात बताए थे, सबसे पहले सिस्टम क्या होता है, सराउंडिंग क्या होता है। तो अगर आपने कोई गैस ली, उसकी आप स्टडी कर रहे हो, तो सिलेंडर, पिस्टन और गैस कहलाती है सिस्टम। उसके बाद जो कुछ भी बचा वो कहलाएगा सराउंडिंग। ठीक है ना। ओपन सिस्टम आप जानते हैं, क्लोज सिस्टम जानते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम जानते हैं। इसके बाद फिर आपको बताया था इंटरनल एनर्जी क्या होती है। तो अगर किसी भी गैस की बात करें तो सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। लेकिन आइडियल गैस, तो आइडियल गैस की इंटरनल एनर्जी किसके इक्वल होगी, ओनली काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है। तो इंटरनल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर आइडियल गैस। और काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। और अगर कोई भी चीज कांस्टेंट है तो उसमें चेंज कितना आएगा, जीरो। ठीक है ना। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी होता है हमेशा जीरो। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो एक बार फिर से देख लो। आइडियल गैस के दो मॉलिक्यूल के बीच में ना तो कोई अट्रैक्शन फोर्स होता है, ना ही कोई रिपल्सन फोर्स। अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स ना होने की वजह से उसको आप पास में लाओगे तब भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा, दूर दूर ले जाओगे तब भी कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी। ठीक है ना। और पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगी तो इंटरनल एनर्जी होगी करीब केवल काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट है तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट होगी, तो इससे इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी और उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिल गया, एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडियल गैस इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। इंटरनल एनर्जी को डी यू या डी ई से डिनोट करते हैं। ठीक है, हो गया इतना क्लियर। इसके बाद आपको बताए थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है ना। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है। किसी भी सिस्टम को अगर आप हीट देते हो, अगर आप किसी भी सिस्टम को हीट देते हैं तो ये दो पार्ट में खर्च होगी, एक्सटर्नल वर्क डन प्लस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। एक एग्जाम्पल भी आपको दिया था, अगर कोई भी नेताजी हैं, मंत्री जी हैं, इनको पैसा मिलता है गवर्नमेंट से। ठीक है ना। जो भी पैसा मिलेगा उसका दो भागों में यूज करेंगे, एक तो अपने घर का विकास करेंगे, वो हो गया इंटरनल एनर्जी, और दूसरा बाहर के कुछ काम करेंगे, वो हो गया एक्सटर्नल वर्क। ठीक है ना। तो जो नेताजी करते हैं वही करता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है। किसी भी मिनिस्टर का काम क्या होगा, जो भी पैसा मिलेगा उससे वो क्या करेंगे, एक तो खुद का विकास करेंगे, ठीक है, अपने घर का विकास, और दूसरा बाहर के कुछ काम। ठीक है ना। तो एक्सटर्नल वर्क प्लस इंटरनल एनर्जी को बढ़ाना। अब नेताजी भी कई टाइप के होते हैं, ऐसे ही सिस्टम भी अलग अलग टाइप के होंगे। ठीक है ना। तो हम एक एक करके सारे सिस्टम का डिस्कस करेंगे। ठीक है। कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस या आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है। आइसोकोरिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें सिस्टम का या गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे। ठीक है। गैस का वॉल्यूम कांस्टेंट बना रहे पूरी प्रोसेस में। तो आप ये देखो, इसका पीवी डायग्राम कैसा होगा, पीवी डायग्राम को हम लोग कहते हैं इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है ना। पीवी डायग्राम को क्या बोलते हैं, इंडिकेटर डायग्राम। ठीक है। तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ये बना दिया वॉल्यूम कांस्टेंट। प्रेशर बढ़ भी सकता है, प्रेशर कम भी हो सकता है। ठीक है ना। यहां पर प्रेशर बढ़ रहा है, यहां का प्रेशर कम हो रहा। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। एक बात और है, अगर किसी भी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसका वर्क डन कितना होगा, जीरो। ठीक है ना। क्योंकि वर्क डन हमें मालूम है डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है पी डेल्टा वी। ठीक है ना। कांस्टेंट प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन जीरो होगा। ठीक है ना। वर्क डन डिपेंड करता है वॉल्यूम पर। ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो गैस का यहां पर अगर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। यहां तक बात क्लियर है। अब आप यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करो, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। क्लियर है इतना। डी डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जीरो। डी क्यू मतलब हीट गिवन टू सिस्टम। ठीक है। डी डब्ल्यू क्या कहलाएगा, वर्क डन बाय द सिस्टम। ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। वर्क डन बाय द सिस्टम,
और डी यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, अगर पूरी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो वर्क डन कितना होगा, जीरो। यहाँ तक क्लियर हो रही बात? ये आप याद रखना, ऐसा नहीं कि इस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, किसी भी प्रोसेस में अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा तो उसका वर्क डन जीरो होगा। ठीक है ना, यहाँ तक क्लियर बात समझ में आ रही? चलो, तो डी डब्ल्यू की वैल्यू हो गई जीरो, तो डी क्यू इक्वल टू हो जाएगा डी यू। ठीक है, जो भी सिस्टम को हीट दोगे वो सारी की सारी हीट उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने के काम आएगी। किस टाइप के मंत्री जी हैं, जितना चार पैसा इनको मिल जाए गवर्नमेंट से 100% पैसा सिर्फ और सिर्फ अपने घर के विकास में खर्च करेंगे, बाहर का कोई भी काम नहीं, बाहर के काम जीरो। ठीक है, बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? चलो, अब आप ये देखो, आपको एक फॉर्मूला और बताए थे, Q इक्वल टू, अगर किसी भी सिस्टम को हीट देते हो तो आप फार्मूला क्या लिख रहे थे हीट का, एम एच डेल्टा टी। ठीक है ना, अगर हम किसी लोहे की रॉड को गर्म कर रहे हो, ठीक है, उसका मास हो एम, डेल्टा टी क्या हो गया, चेंज इन टेम्परेचर, और एस क्या कहलाएगी, इसकी स्पेसिफिक हीट। ठीक है ना, लेकिन गैसों में हमें मालूम है गैसों की दो टाइप की स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है ना, तो यहाँ पर कौन सी आएगी, कांस्टेंट प्रेशर की कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू हो जाएगी एन सी वी, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है सी वी। ठीक है ना, डेल्टा टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी यू। बात समझ में आ रही बेटा कि नहीं आ रही? और ये वाली वैल्यू आप किसी भी सिस्टम के लिए अप्लाई कर सकते हो। डी यू की वैल्यू क्या होती है, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, ये इसका रिजल्ट निकल के आ गया। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोकोरिक। ठीक है, सबको बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसके बाद है आइसोकोरिक प्रोसेस में कांस्टेंट क्या रहेगा, वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा। अब आप सेकंड प्रोसेस देखो, आइसोबारिक। ठीक है ना, यहां पर क्या कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर। आइसोबारिक प्रोसेस में गैस का प्रेशर कांस्टेंट बना रहेगा पूरी प्रोसेस के दौरान। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसका इंडिकेटर डायग्राम कैसे बनेगा, पी भी। ठीक है, यहां पर प्रेशर को कांस्टेंट रखना है, वॉल्यूम बढ़ भी सकता है, वॉल्यूम कम भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर कैसा रहेगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो आप यहां पे देखो, यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज। ठीक है ना, और यहां पर क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा पॉजिटिव, ध्यान रखना। अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव, और अगर वॉल्यूम कम होगा तो वर्क डन होगा नेगेटिव। ठीक है ना, तो इस प्रोसेस में वर्क डन कैसा होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू पॉजिटिव। इस प्रोसेस में क्या होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, देखो पहले वॉल्यूम कितना था, ये वाला V1, और ये हो गया V2। यहां पर स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है, V1 ये होगा, V2 ये हो गया, तो वॉल्यूम कम हो गया। ठीक है ना, तो वर्क डन सिर्फ और सिर्फ डिपेंड होता है वॉल्यूम पर। वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन जीरो। वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम होगा, वर्क डन नेगेटिव। यहां तक बात समझ में आ रही सबको? ठीक है, अब आप इसमें लगाओ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या होता है, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, एन सी पी डेल्टा टी। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर है तो सीपी आएगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो सीवी आएगा। यहां तक क्लियर है? इक्वल टू डी यू की वैल्यू क्या है, ये आप अप्लाई कर सकते हो, जो हम लोग पहले फाइंड कर लिए। तो ये क्या होगी, एन सी वी डेल्टा टी। ठीक है, और डी डब्ल्यू कैसे फाइंड करेंगे, पी डेल्टा वी, यानी पी V2 माइनस V1। ठीक है, यहां तक क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये बता दो यार सब। कैसा भी सिस्टम हो, इसका पीवी ग्राफ ये हो गया, ये कहलाता है इंडिकेटर डायग्राम। और हमें किसी भी प्रोसेस में पीवी के बीच में अगर ग्राफ के बनो और हमसे पूछा जाए इसका वर्क क्या होगा, ठीक है ना, तो पीवी ग्राफ के नीचे का जो भी एरिया होगा, इसके नीचे का जो भी एरिया होगा,
ये वाला एरिया कहलाएगा वर्क डन। ठीक है, आपको कभी भी कोई पीवी ग्राफ दिया हो किसी भी सिस्टम में और आपसे पूछा जाए कि इसमें वर्क डन कितना होगा, तो आप उसके नीचे का एरिया फाइंड कर लो। ठीक है ना। अब आप ये देखो, यहां पर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन कैसा होगा, पॉजिटिव। और अगर एरो अपोजिट लगा होता तो वर्क डन क्या होता है, नेगेटिव। लेकिन वर्क डन निकालने की प्रोसेस क्या होगी, उसके नीचे का एरिया, ध्यान रखना। ठीक है, किसी भी पीवी ग्राफ में अब आप देखो, कई बार कभी कभी ऐसा भी आ जाता है, देखो भी यहां पे दे दे, पी यहां पे दे दे। ठीक है, और ग्राफ ऐसा दे दिया। अब इसका वर्कडन कैसे फाइंड करोगे, तो आपको परपेंडिकुलर कौन से एक्सिस पर डालना है, भी एक्सिस पर। ठीक है ना। तो यहां पर कौन सा एरिया लेना है आपको, अब आपको लेना है ये वाला एरिया। ठीक है, इस सिस्टम का वर्कडन कहलाएगा इसका जो भी एरिया आएगा। ठीक है, ये चलो, आइसोथर्मल प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। अब आप एक बार बताओ, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा तो आपको मालूम है किसी भी आइडियल गैस की टोटल इंटरनल एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर। इंटरनल एनर्जी होती क्या है, काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट, तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट, और इंटरनल एनर्जी में होने वाला चेंज क्या होगा, जीरो। तो डी की वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही, एट कांस्टेंट टेम्परेचर चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब आप इसमें अप्लाई करो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। क्या होगा, डी क्यू इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू। ठीक है, डी क्यू इक्वल टू क्या आ जाएगा, डी यू की वैल्यू जीरो हो गई, क्या आएगा, डी डब्ल्यू। जो भी हीट आप दोगे सारी की सारी हीट किस में कन्वर्ट होगी, किस में स्पेंड होगी, ओनली एक्सटर्नल वर्क डन में। ठीक है, अब आप ये देखो, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो आप बायल्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, और बायल्स लॉ होता क्या है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी का ग्राफ कैसा आएगा, ये होगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। देखो, v की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, p की वैल्यू कम होती जाएगी। अब आइसोथर्मल ग्राफ भी दो टाइप के होंगे, एक होगा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, दूसरा होगा आइसोथर्मल कंप्रेशन। ठीक है ना। तो ये कौन सा ग्राफ है, अगर एरो नीचे लगा है तो आइसोथर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही। चलो, अब आपको इसमें प्रोसेस का टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, तो कौन सी प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट रह सकता है, जो बहुत स्लो होती हो। ठीक है ना, तो ये कैसी प्रोसेस होती है, दीज आर वेरी स्लो प्रोसेस। ठीक है ना, ये प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होंगी। ठीक है, आइसोथर्मल प्रोसेस बहुत स्लो प्रोसेस होती हैं, और इसमें जो भी आप हीट देते हो वो सारी की सारी हीट कन्वर्ट होती है वर्क डन में। ठीक है, बॉयल्स लॉ फॉलो होता है, तो पीवी इक्वल टू कांस्टेंट, इसलिए हम लिख सकते हैं P1 V1 इक्वल टू P2 V2। ठीक है, इसके बाद इसमें वर्क डन कितना आता है, DW इक्वल टू, इस प्रोसेस का जो वर्क डन होगा वो होगा 2.303 NRT log V2 ओवर V1। ठीक है, यहां पर log का बेस होगा 10। अगर 10 बेस की जगह आप ई बेस लिखना चाहते हो तो 2.303 नहीं आएगा, फिर ये हो जाएगा NRT ln V2 ओवर V1। ठीक है, क्लियर है इतना। अब हमें एक बात और मालूम है, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, इससे P1 ओवर P2 की वैल्यू हो जाएगी V2 ओवर V1। क्लियर है इतना। अब आप ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो DW इक्वल टू हो जाएगा 2.303 NRT, V2 ओवर V1 की जगह आएगा P1 ओवर P2 NRT log P1 ओवर P2। ठीक है, ये होगा इसका वर्क डन। यहां तक बात समझ। देखो, एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होती है, जिसमें कोई भी हीट का एक्सचेंज ना हो।
ठीक है ना। तो हमने आपको बताया कैसे नेताजी है ना, पैसा ही नहीं मिल रहा। अगर पैसा नहीं मिलेगा तो डी क्यू की वैल्यू जीरो, ठीक है ना। डी यू प्लस डी डब्ल्यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपने लगा दिया, इससे डी यू इक्वल टू हो जाएगा माइनस डी डब्ल्यू, ठीक है ना। तो अगर ये सिस्टम वर्क करेंगे, भाई कैसे नेताजी हैं, पैसा बिल्कुल गवर्नमेंट से मिला नहीं, ठीक है, जनता से बोला था काम करवाएंगे। अब अगर काम करवाएंगे तो जो घर में पड़ा हुआ है वो और बिक जाएगा, ऐसे होगा कि नहीं होगा। भाई कहां से लाएंगे पैसा काम करवाने के लिए, अपने घर का पैसा लगा देंगे तो जो इंटरनल एनर्जी है जो भी है वो और कम हो जाएगी, ठीक है। यहां तक बात क्लियर हो रही कि नहीं हो रही। इसका पीवी का रिलेशन होता है पीवी की पावर, क्या बेटा, हेलो, डी यू का मतलब हर प्रोसेस में होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, कोई भी प्रोसेस हो। डी क्यू का मतलब होता है हीट गिवन टू द सिस्टम, यहाँ पे चेंज नहीं होगा। डी डब्ल्यू का मतलब होगा वर्क डन बाय द सिस्टम, और डी यू का मतलब होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। तो आप ये देखो, इस सिस्टम में पीवी की पावर गामा इक्वल टू होता है कांस्टेंट। किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं, एडियाबेटिक प्रोसेस की। इससे क्या होगा, P1 V1 टू दी पावर गामा इक्वल टू P2 V2 टू दी पावर गामा। यहां तक बात समझ में आ रही। पीवी का डायग्राम कैसा होगा, पीवी का ग्राफ कैसा होगा, कुछ इस तरह का। दोनों में एक डिफरेंस भी है, आइसोथर्मल का जो ग्राफ था उसका स्लोप कम था। अगर हम आइसोथर्मल का ग्राफ बनाएं तो ये वाला ग्राफ था आइसोथर्मल का, ये वाला ग्राफ होगा एडियाबेटिक का, ठीक है। जब दोनों एक साथ बनेंगे तब आपको समझ में आएगा उनका डिफरेंस, ठीक है ना। इसका स्लोप जाना है, बाद में हम इसका स्लोप भी निकालेंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। चलो, इस प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, डी डब्ल्यू इक्वल टू होता है एन आर टी वन माइनस टी टू ओवर गामा माइनस वन, ठीक है। ये होता है वर्क डन इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में वर्क डन, ये फार्मूला होगा। एक बात और, एडियाबेटिक प्रोसेस बहुत फास्ट होते हैं, ठीक है ना। इतने फास्ट होते हैं कि हीट एक्सचेंज का इसमें कोई टाइम ही नहीं मिलता, ठीक है ना। जैसे ब्लास्टिंग ऑफ ट्यूब, अगर साइकिल या गाड़ी का ट्यूब फटता है तो बहुत धीरे धीरे फटेगा कि बहुत स्पीड से होगा, स्पीड से प्रोसेस होगी ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो ये प्रोसेस कैसी होती है, बहुत फास्ट, ठीक है। और आप एक बार बताओ, अगर कोई भी ट्यूब है, ट्यूब के अंदर गैस है, गाड़ी का टायर है, ट्यूब है, अब यहाँ पे क्या हो गया, इसमें हो गया ब्लास्ट, ठीक है। तो गैस कहाँ जाएगी, बाहर निकलेगी कि अंदर ही रहेगी, गैस बाहर निकलेगी। वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा, गैस पहले यहाँ पे थी, गैस के लिए केवल इतनी जगह है, यहां से ब्लास्ट हो गया, गैस निकल गई, तो गैस जाना जगह में फैल गई कि कम जगह में, जाना जगह में, तो गैस का वॉल्यूम बढ़ जाएगा। वॉल्यूम बढ़ेगा तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। वर्क डन की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी, जब T1 की वैल्यू T2 से बड़ी होगी। इसका मतलब यह है कि अगर वर्क डन पॉजिटिव होना है तो टेम्परेचर को कम होना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर कभी भी किसी भी ट्यूब में ब्लास्ट होता है तो वहां पर आपको छूने से ठंडक मिलेगी। क्यों ठंडक मिलेगी, क्योंकि वर्क डन होगा पॉजिटिव और टेम्परेचर कम हो जाएगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। तो एडियाबेटिक एक्सपेंशन में अगर कभी भी गैस एक्सपेंड हो रही हो तो टेम्परेचर हमेशा कम हो जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा है इतना कि नहीं। दूसरा आपको फॉर्मूला मालूम है, पीवी इक्वल टू होता है एनआरटी, ठीक है। ये लिखा एनआरटी1 माइनस एनआरटी2। तो आप वर्क डन का दूसरा फॉर्मूला क्या लिख सकते हो, P1 V1 माइनस P2 V2 ओवर गामा माइनस वन। गामा क्या कहलाता है, सीपी और सीबी का रेशो, ठीक है। हो रहा है इतना क्लियर कि नहीं। ये रिलेशन बिटवीन टी एंड वी इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में टी और वी का रिलेशन, आपको एक रिलेशन लर्न करना है, पीवी का रिलेशन, पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। हमें फाइंड करना है टी और वी का रिलेशन। एलिमिनेट किसको करना पड़ेगा, पी को। अब हमें मालूम है आइडियल गैस इक्वेशन, पीवी इक्वल टू एन आर टी। जिसको एलिमिनेट करना हो उसकी वैल्यू पुट कर दो, ठीक है। पी को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन आर टी ओवर वी। ये वाली वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, पी
पी की जगह हो जाएगा एनआरटी, एनआरटी ओवर भी, और v टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, इससे क्या आप ले सकते हैं, t टू दी पावर 1, देखो v की पावर 1 है, नीचे ऊपर जाके हो जाएगा v की पावर -1। ठीक है, तो v की टोटल पावर कितनी हो जाएगी, गामा -1, t टू दी पावर 1, चलो इसको ऐसे लिखे दे रहे हैं, v टू दी पावर गामा v टू दी पावर -1 इक्वल टू k ओवर एन आर, ऐसा लिख सकते हैं। k कांस्टेंट है, n कांस्टेंट है, r कांस्टेंट है, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है ना, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो हम इसको लिख सकते हैं t v की टोटल पावर क्या हो जाएगी, गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, कांस्टेंट को सी लिख दिया। ठीक है ना, यहां तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, तो ये रिलेशन होगा t और v का। तो ये रिलेशन आप अगर लर्न कर सको तो ठीक है, वरना आपको प्रैक्टिस इतनी करनी है कि आप तुरंत फाइंड कर सकें। ठीक है, बहुत इजीली आ जाएगा, पी वी टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, पी की वैल्यू रख दो तो आ जाएगा टीवी का रिलेशन। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, T1 V1 टू दी पावर गामा -1 इक्वल टू T2 V2 टू दी पावर गामा -1। ठीक है, ये इसका मतलब होगा। इसके बाद आप देखो रिलेशन बिटवीन, देखो पीवी का मालूम चल गया, पीवी का रिलेशन आ गया, टीवी का आ गया, आप कौन सा बचा है, पी एंड टी। ठीक है, रिलेशन बिटवीन पी एंड टी इन एडियाबेटिक प्रोसेस। अब हमें चाहिए पी और टी का रिलेशन, तो हम किसकी वैल्यू पुट कर दें, भी को एलिमिनेट कर दें। ठीक है ना, अब हम इस इक्वेशन में भी को एलिमिनेट करेंगे तो भी की वैल्यू क्या हो जाएगी, भी इक्वल टू एन आर टी ओवर पी, और ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो। ठीक है, एक रिलेशन हमें ये याद रखना है, सेकंड रिलेशन ये आ गया, थर्ड रिलेशन हम फाइंड करने जा रहे हैं इसमें, तो p v टू दी पावर गामा, p को p रहने दो, v टू दी पावर गामा है तो v की वैल्यू एन आर टी ओवर p टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। क्लियर है इतना, बात समझ में आ रही। अब आप इसको सॉल्व करो तो आ जाएगा p टू दी पावर 1 एन टू दी पावर गामा r टू दी पावर गामा t टू दी पावर गामा अपॉन p टू दी पावर गामा इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, p टू दी पावर गामा ऊपर जाएगा तो हो जाएगा p की पावर माइनस गामा। ठीक है, तो p की टोटल पावर कितना होगी, p की टोटल पावर होगी 1 माइनस गामा, t टू दी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन n टू दी पावर गामा r टू दी पावर गामा, ये कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट करोगे तो कांस्टेंट आ जाएगा। ठीक है ना, इसको आप सी लिख लो, तो एक रिलेशन ये आ गया। ठीक है, क्या मतलब हुआ, p1 टू दी पावर 1 माइनस गामा, t1 टू दी पावर गामा इक्वल टू p2 टू दी पावर 1 माइनस गामा, t2 टू दी पावर गामा। ठीक है, प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो है वो एक जनरल प्रोसेस है जिससे आप किसी भी प्रोसेस को फाइंड कर सकते हो, और इसमें पीवी का रिलेशन होगा पीवी टू दी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, पीवी टू दी पावर एन इक्वल टू कांस्टेंट, और एन की वैल्यू 0 1 2 3 इससे लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, एन की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है। ठीक है ना, कहां तक, इन्फिनिटी तक। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, और इस प्रोसेस से जितनी भी प्रोसेस हमने अभी तक पढ़ी है सारी प्रोसेस हम फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखो अगर एन की वैल्यू होगी 0, एन की वैल्यू आप 0 रखो तो क्या आ जाएगा, p इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और अगर p इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो कौन सी प्रोसेस कहलाएगी, आइसोबारिक। ठीक है, सेकंड n इक्वल टू 1, इससे क्या आएगा, pv इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये कौन सी प्रोसेस हो गई, आइसोथर्मल। ठीक है ना, अब इनके ग्राफ कैसे होंगे,
देखो इनकी इंडिकेटर डायग्राम देखो, ये हो गया पीवी। अब आप इसमें ये देखो, अगर P इक्वल टू कॉन्स्टेंट है तो कैसे प्रोसेस होगी? P इक्वल टू कॉन्स्टेंट क्या होगा? आइसोथर्मल। ये होगा N इक्वल टू 0। N की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा? N की वैल्यू 1 होगी तो इस तरह से आएगा। N की वैल्यू 2 रखोगे, ग्राफ का स्लोप और नीचे शिफ्ट हो जाएगा। अगर N इक्वल टू 2 रखेंगे, N की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे, ग्राफ का स्लोप शिफ्ट होता जाएगा। ठीक है ना? N की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, और N इक्वल टू इन्फिनिटी पर क्या हो जाएगा? V इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ग्राफ का स्लोप, ठीक है ना, हाईएस्ट स्लोप हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? और ये कहलाएगा V आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, अगर N इक्वल टू इन्फिनिटी है तो आइसोकोरिक, N इक्वल टू 0 है तो आइसोबार, N इक्वल टू 1 है तो आइसोथर्मल। ठीक है, और बीच में और भी प्रोसेस आती जाएंगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो अगर N की वैल्यू इंक्रीज होती है तो ग्राफ का स्लोप धीरे धीरे नीचे शिफ्ट होता रहेगा। ठीक है, यहाँ तक एकदम क्लियर है कि नहीं? अब आप एक बात और देखो, हमें दो प्रोसेस मालूम है, आइसोथर्मल पीवी टू दी पावर 1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और दूसरा हमें मालूम है एडियाबेटिक पीवी टू दी पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट। गामा की वैल्यू कोई भी गैस हो, चाहे मोनो हो या डाई हो या ट्राई हो, 1 से जाना होती है हमेशा और 2 से कम होती है। ठीक है ना? तो अगर हम आइसोथर्मल और एडियाबेटिक के ग्राफ का कंपैरिजन करें तो कैसे ग्राफ आएंगे? अगर ये ग्राफ होगा आइसोथर्मल के लिए तो एडियाबेटिक का ग्राफ कैसा होगा? इसके नीचे। ठीक है ना? ये वाला ग्राफ है आइसोथर्मल और ये वाला ग्राफ किसका होगा? एडियाबेटिक। क्यों होगा? N की वैल्यू इंक्रीज होने पर ग्राफ का स्लोप नीचे शिफ्ट होता जाता है। ठीक है, देखो आपको मालूम है गामा की वैल्यू मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस और ट्राइएटोमिक गैस, इन तीनों के लिए कितनी होती है? वैल्यू ऑफ गामा फॉर मोनोएटॉमिक गैस, डायटोमिक गैस एंड ट्राइएटोमिक गैस, इन तीनों के लिए गामा की वैल्यू, तो आप इसमें देखो मोनो के लिए आपको मालूम है 1.66। ठीक है, या फिर क्या लिख सकते हैं 5/3। ठीक है ना, 5/3। डायटोमिक गैस के लिए 7/5 और ट्राइएटोमिक गैस के लिए 4/3। ठीक है, और अगर हम डिवाइड कर दें तो 1.66, 1.4 और 1.33, ये आपको मालूम है। क्लियर है इतना? तो अगर हम मोनो, डाई और ट्राई इन तीनों गैसों के लिए पीवी डायग्राम बनाए तो क्या होगा? जिसमें एन की वैल्यू कम होगी उसका स्लोप कम होगा। ठीक है ना? तो आप यहां पे देखिए होगा, ये है मोनोएटॉमिक गैस। अब इनमें कई बार क्वेश्चन आपको आ जाते हैं, आपको हीलियम, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए ग्राफ खींचने हैं। ठीक है ना? तो फर्स्ट वाला ग्राफ किसके लिए होगा? हीलियम, सेकंड वाला होगा ऑक्सीजन और थर्ड वाला होगा CO2। ठीक है, क्वेश्चन कैसे आते हैं? आपको ऑक्सीजन का ग्राफ बना के दे दिया, ठीक है, और इन दोनों को नंबर दे दिया 1 और 2, और फिर आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्राफ हीलियम का है, कौन सा ग्राफ कार्बन डाइऑक्साइड का है, तो आप पता लगा सकते हैं ना। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। ये इस देखो पॉइंट फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? जो सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करें, किस रास्ते से वो फंक्शन जा रहा है उस पर डिपेंड ना करें। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, एंथैल्पी, एंट्रोपी, आपको मेनली काम आएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी। देखो अगर हम इसमें बात करें, एक पीवी डायग्राम है, कोई भी गैस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाती है और इसके जाने के 3 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं।
1, 2 और 3। आप ये देखो, एक गैस पॉइंट ए से पॉइंट बी तक एक्सपेंड होती है, ठीक है। एक्सपेंड मतलब वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और तीन अलग अलग रास्ते हैं। कौन कौन से रास्ते हैं? 1, 2 एंड 3। तो आप ये बताओ, तीनों का इनिशियल पॉइंट कौन सा है? ए। और तीनों का फाइनल पॉइंट कौन सा है? बी। तो इन तीनों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी एक सा होगा, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी को लिखते हैं हम डी यू, और डी यू इक्वल टू होगा यू बी माइनस यू ए। ये किसके लिए होगा? डी यू वन इक्वल टू डी यू टू इक्वल टू डी यू थ्री। तीनों प्रोसेस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी। ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इंटरनल एनर्जी का चेंज तीनों में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये कहलाते हैं पॉइंट फंक्शन। रास्ता तीनों का अलग अलग है, फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन, थर्ड फंक्शन, ठीक है ना। लेकिन सभी लोग एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रहे थे और इस पॉइंट पर ये पहुंच रहे हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें इसके एग्जाम्पल से, इंडिया में जो नीट और आईआईटी के एग्जाम है ये कहलाते हैं पॉइंट फंक्शन। एग्जाम में आप अपियर हुए, दो स्टूडेंट अपियर हुए, ठीक है। एक ने बहुत मेहनत की, उसे सब कुछ आता था, ठीक है। और उसके केवल आपको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन देना है और देके आ गए। दूसरा स्टूडेंट तुक्के लगा के आ गए, ठीक है ना। कुछ भी मंत्र वंत्र पढ़ के लगा दिया, ठीक है ना, और उनके भी सही हो गए, ठीक है ना। तो आप ये बताओ, इस बात से कोई मतलब नहीं कि भाई एडमिशन किसको मिलेगा? दोनों को मिलेगा, चाहे आपका नॉलेज से सिलेक्शन हो या फिर आपके तुक्के लग जाए, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो ये कहलाते हैं पॉइंट फंक्शन। अगर आपका एग्जाम ऐसा होता कि आपकी साल भर की एनालिसिस होती कि पूरे साल में आप क्या पढ़ रहे हैं और उसके आधार पर आपको नंबर मिलते, तो वो कहलाता पाथ फंक्शन, ठीक है ना। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो सेकंड फंक्शन होते हैं पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन कौन कौन से हैं? वर्क डन एंड हीट गिवन। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो आप ये देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों के रास्ते अलग अलग हैं कि एक ही रास्ता है? तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। तो तीनों रास्तों का वर्क डन अलग अलग होगा। W1, W2 और W3 आपस में इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। और DQ के साथ क्या होगा? यही DQ के साथ भी होगा। DQ1, ठीक है। इन तीनों रास्तों की हीट अलग अलग होगी, तीनों रास्तों का वर्क डन अलग अलग होगा, लेकिन तीनों रास्तों में चेंज इन इंटरनल एनर्जी इक्वल होगी, ठीक है। तो पॉइंट फंक्शन और पाथ फंक्शन क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाँ। साइक्लिक प्रोसेस क्या होती है? अगर कोई भी प्रोसेस, उसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो, ठीक है ना, तो वो कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। देखो, इसको पीवी डायग्राम से कैसे शो करेंगे? एक प्रोसेस है, इसका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ठीक है। अगर दोनों एक ही हो तो वो कहलाती है साइक्लिक प्रोसेस। साइक्लिक प्रोसेस में डी की वैल्यू कितनी होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितनी होगी? 0। फाइंड कैसे करते हैं? डी यू इनिशियल पोजीशन माइनस, सॉरी, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। जब दोनों एक ही पोजीशन है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कितना होगा? 0। यहां तक बात समझ में आ रही? अब आप ये देखो, अगर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करें तो डी क्यू इक्वल टू क्या होगा? डी यू प्लस डी डब्ल्यू। डी यू की वैल्यू लिख दो 0, तो डी क्यू इक्वल टू कितना कहलाएगा? डी डब्ल्यू। अब किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कैसे फाइंड करते हैं? तो हमने आपको बताया था, वर्क डन क्या होता है? एरिया अंडर पीवी ग्राफ, ठीक है। तो आप यहां पे देखें कैसे फाइंड कर सकते हैं। देखो, 1 से लेके 2 तक एक प्रोसेस 1 से लेके 2 तक जाती है, ठीक है ना। तो इसके नीचे का एरिया 1 से लेके 2 तक, इसको ले लेते हैं ए, और वापस आती है 2 से 1 बाई प्रोसेस पी। ऐसा मान के चले, गैस 1 से 2 तक एक्सपेंड होती है बाई प्रोसेस ए। क्लियर? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इस प्रोसेस का वर्क डन कितना होगा? उसके नीचे का पूरा एरिया, ठीक है। कौन सा एरिया? ये वाला।
ये पॉजिटिव होगा वर्क डन के नेगेटिव होगा, ये बताओ। वॉल्यूम बढ़ेगा, वर्क डन पॉजिटिव। ठीक है, इसके बाद ये 2 से 1 तक आती है, कौन सी प्रोसेस से? बी प्रोसेस से। वर्क डन कितना होगा? इसके नीचे का पूरा एरिया। किसके नीचे का? इसके नीचे का, ये पूरी प्रोसेस का। तो इसको बना लें। अब ये वाला एरिया, और 2 से 1 तक जाने में वॉल्यूम क्या होगा? कम होगा कि बढ़ेगा? वॉल्यूम कम होगा। वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। ठीक है, तो आप ये देखो, पॉजिटिव वर्क तो इतना आया, ये वाला। इसके नीचे का एरिया था पॉजिटिव वर्क, और पूरा एरिया था नेगेटिव वर्क। तो कुल मिला के वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव के नेगेटिव? नेगेटिव। ठीक है ना? और वर्क कितना बचा? जो भी साइकिल है इसका एरिया। तो आपको सिर्फ इतनी बात याद रखनी है कि अगर कोई साइक्लिक प्रोसेस है तो जो साइकिल का एरिया होगा वही कहलाएगा वर्क डन। अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है, अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, और अगर साइकिल क्लॉकवाइज है तो वर्क डन कहलाएगा पॉजिटिव। हो रहा है क्लियर? अगर एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन होगा नेगेटिव, और क्लॉकवाइज साइकिल है तो वर्क डन होगा पॉजिटिव। इतना एकदम क्लियर है? अब आप इस पे एक एग्जांपल देख लो। देखो, देखो आपको ये दिखाया जा रहा है, एक पीवी डायग्राम है। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस का पीवी डायग्राम आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है। इसमें आप ये देखो, पी की वैल्यू दी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। तो हमने आपको बताया था किसी भी साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन कितना होता है? उस साइकिल का एरिया। ठीक है ना? तो एरिया कैसे निकालेंगे? 1 से लेके 3 ये हो गया 2, और 2 से लेके 10 ये हो गया 8, इक्वल टू 16। ऐसा यूनिट में है तो जूल। ठीक है, अब आप ये देखो साइकिल कैसी है, क्लॉकवाइज की एंटी क्लॉकवाइज? ये साइकिल कैसी दिखाई दे रही है आपको? क्लॉकवाइज। वर्क डन होगा पॉजिटिव, और अगर साइकिल एंटी क्लॉकवाइज होती वर्क डन होगा नेगेटिव। ठीक है, बन जाएगा इतना।